मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा इस वक्त गर्म है, उसको लेकर हम आगे चलकर बात करेंगे। बात पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान से एससीओ इजलास में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावतनामा भेजा गया है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म मोदी उस इजलास में जाएंगे, दावतनामा कबूल कर लेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि रिएक्शन उनका आया है। जो कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके मैनिफेस्टो पर 10 सवालात पूछे, उस पर आज उमर अब्दुल्ला ने रिएक्शन दिया और कहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और भी कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी होगी, क्योंकि नई ज्वाइनिंग हुई है और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपने मंशूर को लेकर मसले कश्मीर को के हवाले से उन्होंने बात की है। बात अपनी पार्टी की भी होगी, क्योंकि पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी लगातार अपने लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कुछ आपके मसाइल है वो भी आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अब आज हम जम्मू कश्मीर की जो सियासत है इस हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तैयारियां जो है इस वक्त जोर शोर से जारी है। जोड़ तोड़ और पार्टियां बदलने का सिलसिला भी जारी है। और पहले मरहले में जनूबी कश्मीर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और फिर सूबा जम्मू की जब हम बात करते हैं रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इस वक्त इन अजला में सियासी पारा गर्म है, क्योंकि पहले मरहले में यहाँ पर वोटिंग होगी, 18 सितंबर को वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 2024 के ऐलान के साथ ही यूटी भर में सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हुई है और इस वक्त सियासी सरगर्मियां उफान पर है। वादी में इंतखाबी और पारा जो है वो इस पर गर्म हो गया है। जोड़ तोड़ और पार्टियां या वफादारियां कह लीजिए, वो सियासत भी तेज हुई है। असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी सियासी मंजरनामा एक बार फिर गर्म हुआ है। और सियासत तेज हो भी क्यों ना, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से लोगों का जोश भी है। और साथ ही साथ कौन पार्टी कहां पर है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ग्राउंड जीरो से। क्या कुछ इतला, क्या कुछ रिपोर्ट, क्या कुछ ताज़ा सरगर्मियां, उस हवाले से हम उनसे जो है मालूमात दरियाफ्त करेंगे। और आपको बता दें कि 10 सालों की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ तब्दीलियां भी देखने को मिली। फिर चाहे वो 5 अगस्त 2019 का फैसला हो या 370 का खात्मा हो या जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 हिस्सों में तकसीम करना या फिर नई सियासी जमातें जो वजूद में आई वो हो, ये सारा कुछ निज़ाम जो है 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बदला है और इसका जो असर है वो ज़रूर असेंबली इंतखाबात में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हालिया लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड टर्न आउट वोटर हुआ, उससे अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात में भी उससे आला सतह की कारकर्दगी की उम्मीदें की जा रही है। और कई सवालात भी जन्म लेते हैं कि क्या जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में पार्टियों की कारकर्दगी रही, क्या वही रिवायत असेंबली इंतखाबात में जारी रहेगी। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी को बिलतरतीब कश्मीर और जम्मू खित्तों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी, इस हवाले से भी चर्चाएं जारी है। और हालिया लोकसभा इंतखाबात में वादी के 3 हिस्सों में से 2 कामयाबियां, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू के दोनों नशिस्तों पर अपने नाम किए थे। और असेंबली इंतखाबात में इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के आगे चलकर हम बात करेंगे। और क्योंकि जो डीपीएपी पार्टी एक नई पार्टी वजूद में आई थी, लेकिन अब खबर ये कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी शायद आने वाले इस असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि पार्टी के जो मेंबरान थे या नए जिन्होंने ज्वाइन की थी, कांग्रेस से आए थे, उन्होंने वो फिर कांग्रेस में वापस चले गए। और जो फाउंडर मेंबर थे डीपीएपी के, उनके हवाले से भी खबरें चल रही है कि वो भी पार्टी छोड़ने के कगार पर है, चाहे वो JM सुरूरी हो, मोहम्मद अमीन भट्ट हो, गुलजार वानी या ताज मुहिद्दीन, जिन्होंने हाल ही में दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उस हवाले से बात होगी। और जिस तरह से अब जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया, क्योंकि खबरें आ रही है कि कई उम्मीदवार हैं जो आज़ादना तौर पर असेंबली इंतखाबात में जो है डेब्यू करेंगे। इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
जनूबी कश्मीर अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ है, लगातार सियासत पर इनकी नज़र रहती है। वहीं डोडा किश्तवाड़ से हमारे साथ अजय शान ज्वाइन करेंगे और पुलवामा त्राल से हमारे साथ शेख कौसर है। आप तीनों का खैर मकदम करेंगे इस अहम प्रोग्राम में। फिदा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि पहले मरहले में जनूबी कश्मीर के अजला में वोटिंग होनी है। किस तरह की हलचल आप इन दिनों जनूबी कश्मीर में देख रहे हैं? किस पार्टी को कहां पर देख रहे हैं और सियासी तापमान कहां पर है? देखिए अगर तापमानों की बात करेंगे, एक तो मौसम का तापमान और दूसरा सियासी तापमान। लेकिन सियासी तापमान जो है वो यहाँ पर बढ़ने की जो उम्मीदें थी शायद वो अभी तक उतनी नजर नहीं आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की, जिनको हम रीजनल पार्टी के नाम से जानते भी है। उसमें सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में कल तक जो खामोशी वो नजर आ रही थी, क्योंकि सभी इस चक्कर में थे कि क्या कहीं हमारी टिकट तो कटेगी नहीं, क्या हम इस बार उम्मीदवार होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी थे जो कह रहे थे कि काफी ताखीर हुआ है। लेकिन कल जब 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें कोकरनाग एसटी आता है, जिसमें अनंतनाग वेस्ट आता है और अनंतनाग ईस्ट आता है। लेकिन अभी भी जैसे बिजबिहाड़ा, पहलगाम, हालांकि अभी भी 2 ऐसे हल्के इंतखाब है जहां से अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद अभी कोalition की जो अफवाह है, जैसा लग रहा है कि क्या ये टूटने की कगार पे तो नहीं है, ऐसे जो अंदेशे लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की, अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे या पूरे जनूबी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, ऐसा ही हाल सभी पार्टियों का है। लेकिन इसमें बीजेपी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती तो शायद ढोल नगाड़े जो है उनकी आवाज पूरे जिला में, पूरे जनूबी कश्मीर में गूंज उठती। लेकिन अभी तक खामोशी नजर आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने सूट भी जो है वो नया लाया था और बूट भी उसके साथ है। लेकिन क्या है, सूट और बूट दोनों वो पहन के जाएंगे या फिर वो आजाद, यानी कि आजाद उम्मीदवार के हैसियत से कहीं वो मैदान में तो नहीं उतरेंगे, ये कहना अभी कबलज वक्त होगा। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके उम्मीदवार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और फोन की ओर नजर रखे हुए हैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि शायद घंटी अभी बजेगी, कहेंगे हमें कि आपकी टिकट जो है वो यहाँ से कंफर्म है, आप आ जाइए, अपनी टिकट ले जाइए। लेकिन ऐसा कल भी हुआ है ज़हूर, मैं बता दूं आपको, कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे कुछ उम्मीदवार थे जो फोन का इंतजार कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से कब फोन की घंटी बजेगी, और जब फोन की घंटी बजी तो शायद उनको पहले ये लगा कि कहीं हमें ये तो फोन नहीं होगा, फोन कॉल तो ये नहीं होगी कि हमारा पता कट गया। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि टिकट है, आप टिकट हासिल कीजिए, आपने क्या सभी तैयारियां मुकम्मल की, उसके बाद जो वहां पे खुशियां है, जो वहां पे मिठाइयां हैं, चाहे वो पटाखों की बात करेंगे, क्योंकि एक मेला जैसा लगा है यहाँ पे। लेकिन अभी भी इस मेले में खामोशी है और शायद अब एक दिन बचा है और परसों जो है बिल्कुल 10 साल बाद ये मेला सजने वाला है और सब की नजरें इस मेले पर है। लेकिन ना फिदा, जिस तरह से हम हालिया दिनों में जो हमने तोड़ फोड़ देखी तमाम पार्टियों में, चाहे वो पीडीपी हो, डीपीएपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दीगर सियासी जमातें हो, अपनी पार्टी हो, तो ये जो तोड़फोड़ हुई है, नए कुछ चेहरे दूसरी पार्टियों में शामिल है, कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ दी है, चाहे वो अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हो और आने वाले असेंबली इंतखाबात में इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेले में लोग आते हैं चले जाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आप भी कभी मेले में गए होंगे तो आपने भी देखा कि कब आए कब चले गए। तो ऐसा ही हाल सियासी पार्टियों का भी होता है जब यहाँ पे इंतखाबी बिगुल बजता है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि अगर हम हरियाणा की बात करेंगे जहाँ पे इंतखाबात होने हैं, महाराष्ट्र में हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बिगुल नहीं बजाया, वहाँ पे अभी झारखंड में होना बाकी है। जैसे जो फिदा, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन पहले कौसर के पास चलूंगा। कौसर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। त्राल पुलवामा में आप किस तरह की सरगर्मियां इस वक्त चल रही है और खासकर जब नजदीक आ रहे हैं इंतखाबात तो कैंपेनिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह का माहौल इस वक्त, सियासी माहौल पुलवामा त्राल में आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई रोज़ पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी हुई, उसके फौरन बाद यहाँ पे त्राल में भी सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई, जिसमें अभी तक त्राल में तकरीबन 19 उम्मीदवारों ने फार्म हासिल किया है, जिसमें वो पार्टियां भी शामिल हैं जिनका अभी तक मैंडेट का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो यहाँ पे ये खबर आ रही है कि जो जेके अपनी पार्टी जो है वो त्राल से नहीं लड़ रही है, जिस यहाँ पे जो प्रोविंशियल जो यूथ सेक्रेटरी है उसने जी यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। तो इसके साथ साथ अगर एनसी कांग्रेस की बात करेंगे, वो भी अभी तक पेंडिंग ही है, बीजेपी भी अभी तक पेंडिंग है। सिर्फ यहाँ पे पीडीपी और जो बाकी आजाद उम्मीदवार है उन्होंने यहाँ पे फार्म हासिल कर लिया, क्योंकि हमने जो देखा कि 3 दिन जो लगातार छुट्टियां है, उसके बाद जो सिर्फ एक दिन है जब फार्म जमा करना होता है, इसलिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने यहाँ पे फार्म हासिल किया था। लेकिन जब अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ तो फिलहाल वो घर में मायूसी बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि हमने पिछले सालों में इतना काम किया है, लेकिन आज जो पार्टी हमें लास्ट मौके पे धोखा दे रही है, तो इसलिए वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खासकर यूथ ने, क्योंकि इस बार बिल्कुल कौसर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक जो इत्तेहाद है उस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। दूसरा ये कि कई ऐसी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जिन्होंने अभी तक उम्मीदवारों के नाम को घोषित नहीं किया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी तजब्जुब है। लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, और खासकर जो वोटरान और इस बार नौजवानों की एक खास तैद है, वो इस असेंबली इंतखाबात को किस तरह से देख रहा है, और क्या कुछ मुद्दे उनके हैं जिनको लेकर वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट देंगे? जी बिल्कुल, जो ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो लोगों में हमने कहीं ना कहीं खुशी देखी, क्योंकि पिछले 10 सालों के बाद आज मौका मिला है अपना मनपसंद एमएलए चुनने का, क्योंकि जो हमने देखा इसमें बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। हमने देखा था जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें यहाँ पे त्राल की बात करूंगा, यहाँ पे बाइकाट ही ज्यादातर रहा था, लेकिन इस बार जब लोकसभा इंतखाबात हुए पिछले बार तो उसमें 40% लोग वोट यहाँ पे पाल हुए। तो आज मुझे लगता है कि इससे ज्यादा यहाँ पे पाल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। और पिछली बार की बात करेंगे, पिछली बार पार्टियों को वोट मिला था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पे उम्मीदवारों को वोट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा जो पिछली बार लोग वोट डालते थे, मतलब डेवलपमेंट को लेके या महंगाई या बेरोजगारी को लेके, आज जो ये यूथ है वो सामने आ रहा है। हमने लोकसभा में भी आपने देखा कि जो नए वोटर्स हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आजकल लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कौसर, आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त अजय शान भी हमारे साथ है डोडा किश्तवाड़ से। अजय, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डोडा किश्तवाड़ में पहले मरहले में वोटिंग होनी है, 18 सितंबर को वोटिंग होंगी, लेकिन जो नामजदगी नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की तारीख है उसमें सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। तो इस हवाले से किस तरह का माहौल इस वक्त किश्तवाड़ डोडा में है, और चूंकि 2 ही दिन बचे अभी तक, क्या कुछ इतलात है कितने लोगों ने अभी तक का जो कागजात नामजदगी है वो जमा कराए, और जो इस वक्त खबर आ रही है कि डीपीएपी शायद हो सकता है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ना ले, तो उसका क्या असर इस आने वाले असेंबली इंतखाबात में पड़ेगा? जी जरूर, देखिए डोडा और किश्तवाड़ में भी पूरी अनंतनाग और दूसरे हिस्सों की तरह ही हालात हैं। यहाँ पर भी तस्वीर अभी क्लियर नहीं है। डोडा की बात करें तो वहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जिसमें 4 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल की है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबका वजीर खालिद सोहरावर्दी हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उसके अलावा जिला डोडा में किसी भी बड़ी पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। एक सस्पेंस बना हुआ है कि कौन कैंडिडेट होगा, और उसके चलते जहां वोटर में काफी नाराजगी देखी जा रही है, वहीं वर्कर्स भी पार्टी के जो है वो अंदर ही बैठे हुए हैं। जो जोश खरोश होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। वैसी ही तस्वीर किश्तवाड़ में है। किसी भी पार्टी के जो मेंबर ने, जो कैंडिडेट है, उसने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, और आखिरी दिन में ही सब कुछ होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं वर्कर यहाँ पर भी हमें लगता है कि खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, और वोटरों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। हालांकि जो सरकारी अमला है, सारी एजेंसीज हैं, वो अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज की इस बार देखने को मिला है कि जो एक्शन उनकी तरफ से होना चाहिए था उस कदर नहीं दिखा है। डीपीएपी की बात करें तो ये बातें जरूर सामने आ रही हैं कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी शायद असेंबली इलेक्शन ना लड़े, लेकिन उनके जो 2 सीनियर लीडर्स हैं, गुलाम मोहम्मद सरूरी और अब्दुल मजीद वानी,
उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। उन दोनों ने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग की है और उन पर छोड़ा है कि क्या वो इलेक्शन लड़े ना लड़े, लेकिन हतमी फैसला उनकी तरफ से भी अभी आना बाकी है। जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनका भी नाम अभी बाहर नहीं आया। अजय, जब हम खिताई चुनाव की बात करते हैं तो 2014 के बाद ये असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं लगभग 10 साल के बाद, तो 10 साल में क्या कुछ खिताई चुनाव में बदला है? और दूसरा ये कि जो आम लोग या जो वोटर है वो इस असेंबली इंतखाबात को लेकर कितना उनमें जोश देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो 2014 के बाद ये असेंबली इलेक्शन होने हैं, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। यहाँ पर जो तस्वीर बदली है, कहीं ना कहीं लोगों को जो एलजी सरकार से काम ना निकलते हुए नाराजगियां देखने को मिल रही हैं, जिसका खमियाजा हो सकता है कि भाजपा को भुगतना पड़े। लेकिन जिस तरह से बेसिक कम्युनिटीज की कमी यहाँ पर बड़ी है, हालांकि सड़कें नहीं बनी है, लेकिन बिजली, पानी, रोजगार, खासकर करप्शन, ये कहीं ना कहीं इसमें इजाफा जरूर हुआ है और ये अहम मुद्दे होने वाले हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से रजौरी, पुंछ के साथ साथ यहाँ पर फिर दोबारा मिलिटेंसी में इजाफा हुआ है, वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे मुद्दे इस बार यहाँ पर एकजुट होकर भाजपा के सामने आए हैं। वो भी देख रहे हैं कि किस कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि जो नाराजगियां हैं उनका सामना करते हुए वो सीटें जीते। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा, आपका भी शुक्रिया। जनूबी कश्मीर अनंतनाग से हमारे साथ थे, त्राल पुलवामा से कौसर हमारे साथ थे और डोडा किश्तवाड़ से अजय शान। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और तफसीलात फराम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही है। और जो इन्होंने खदू खाल सामने रखा उससे यही जाहिर होता है कि लोग कहीं ना कहीं तजब्जुब के शिकार है। जो पार्टी के कारकुन है वो भी कहीं ना कहीं तजब्जुब के शिकार है, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। खासकर जब हम पहले मरहले की बात करते हैं तो सिर्फ 2 दिन रह गए, क्योंकि 27 आखिरी तारीख है। लेकिन अभी तक भी जो बड़ी पार्टियां हैं खासकर, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी तक भी फिरिस्त जारी नहीं किया है, जिस वजह से न सिर्फ कारकुनान में मायूसी पाई जा रही है बल्कि वोटरान भी इस हवाले से तजब्जुब के शिकार है। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो सियासी पार्टी है वो जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम के हवाले से हातमी फैसला ले, ताकि लोगों में ये जो मायूसी है वोटरान में या जो कारकुनों में वो दूर हो जाए। आपको बता दें कि पहले मरहले में कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। 27 आखिरी तारीख है, 27 से तक कागजात नामजदगी दाखिल कराए जा सकते हैं। और पहले मरहले में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, ये 4 अजला और फिर जम्मू सूबे से रामबन, किश्तवाड़, डोडा, यहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं, जिनमें करीबन 24 असेंबली सेगमेंट है जिन पर पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म मोदी को एससीओ इजलास में शिरकत करने की दावत दी गई है। 15 और 16 अक्टूबर को इजलास मुनक़्क़द होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये इजलास मुनक़्क़द होगा, जिस पर सबकी नज़रें होगी कि क्या इस इजलास में होगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस हवाले से दावतनामा भेजा गया है, लेकिन क्या वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या वो इस दावतनामे को कबूल करेंगे या नहीं, इस पर भी सबकी नज़रें होंगी। लेकिन फ़िलहाल बड़ा अपडेट ये कि दावतनामा जो है उनको मौसूल हुआ है। साथ ही साथ जो एससीओ के दीगर मेंबरान या दीगर जो इसके शराकतदार है उनको भी दावतनामा भेजा गया है। और पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के दीगर रहनुमाओं के साथ ज़ाती मुलाकात की दावत दे दी है। एससीओ का ये इजलास रवां साल अक्टूबर में होगा। भारत ने अभी तक इस दावत को कबूल नहीं किया है। कहा जा रहा है कि शायद पीएम मोदी इस दावत को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए किसी दूसरे का इंतखाब करेंगे या खुद जाएंगे। इससे कबल उन्होंने पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात के पेश नज़र ऐसा ही किया था। पाकिस्तान के साथ भारत के क्या ताल्लुकात है ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कयास आराइयाँ की जा रही है कि भारतीय नुमाइंदा पाकिस्तान जा सकता है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्रोग्राम में शिरकत की दरख्वास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की है। और आपको याद होगा कि जब
दिल्ली में ये इजलास SCO का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, तब उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो यहाँ भारत आए थे और उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। लेकिन क्या भारत इस इजलास में शिरकत करेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के रद्द-ए-अमल पर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मंशूर का जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह को हमारे मंशूर का एक ही पैराग्राफ समझ आया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐसी कई बातें की है जो मंशूर में शामिल नहीं थी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज वस्ती कश्मीर गांदरबल में मीडिया नुमाइंदों के साथ किया। नुंदर गांदरबल में एक कन्वेंशन के दौरान समाजी कारकुन साईं मुस्तफ़ा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ आगा रूहुल्लाह समेत दीगर लीडर भी मौजूद थे, जबकि लोगों की एक खास तादाद भी तकरीब का हिस्सा बनी और माना जा रहा है कि साईं मुस्तफ़ा के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने से गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजीद मजबूत होगी। उमर अब्दुल्ला ने इस मौका पर मजीद क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज झानपुरा हल्का के रावलपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और आने वाले असम्बली इंतखाबात में उनसे वोट और हिमायत भी मांगी। अल्ताफ बुखारी ने इस मौका पर कहा कि उन्होंने अपनी दौर हुकूमत में इस असम्बली हल्के में कई तरक्याती काम किए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। मैं वापस यहाँ इस इलाके में फिर घूम रहा हूँ। 2014 में इन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया था, 3 साल की हुकूमत रही। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट्स थी, ड्रेन्स थे, आपके रोड्स थे या दूसरी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था, सब ठीक है। लेकिन मैं उसका मतलब नहीं है कि आज करने के लायक नहीं, सब खराब हो चुका है। पिछले 7 साल में कुछ काम नहीं हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि लोग की उमंगें हैं कि एक बार फिर उनका पानी के मसले हैं, रोज़मर्रा के मसले हैं। बेचारों के ऐसे कोई नहीं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ी लिखी हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो हम हमेशा कहते थे कि गवर्नर रूल का डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है कि अवामी सरकार आने के साथ इन लोगों की उमंगों के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर मीर मुदस्सिर उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौका पर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक मसला है जिसका हल तलाश करना ज़रूरी है। उन्होंने बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा कि ये बीजेपी की वही सरकार है जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर एक मसला है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वही बीजेपी की सरकार है जिसमें जब अटल बिहारी साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, इसका समाधान निकालना है और उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की और यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर से भी बात की। मतलब ये है कि एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने पहले भी सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है
और 370 को ख़त्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है, तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है। चलिए, अभी तक के ताज़ा और दो खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल अबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।